यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास में हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स का यूनिट नंबर 7, दैट इज फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये जो हमारा बुक है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, इसको हम आज के वीडियो के अंदर जो है वो स्टार्ट करेंगे। टोटल मिला के इसके अंदर जो है वो 10 चैप्टर्स हैं। अगर हम बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सिलेबस का, तो इसका जो भी सिलेबस है उसको हमने जो है वो 10 चैप्टर्स के अंदर जो है वो बाइफरकेट किया है। तो ये 10 चैप्टर के ऊपर अप्रोक्सीमेटली मतलब हम लोग जो है वो लगभग 40 से 45 लेक्चर जो है वो हमारे इसके ऊपर लगने वाले हैं। 10 डेज का हमारा टारगेट रहेगा, 10 दिनों के अंदर हमने इसको जो है पूरा का पूरा क्या करना है, कंप्लीट। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अगर बात करें इसके नेम का, जो अपना यूनिट नंबर 7 है, डेट इज इसका नाम जो है वो क्या है, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक बार पहले देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि इसके सिलेबस में है क्या क्या। तो अगर बात करते हैं अपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूनिट नंबर 7 के सिलेबस का, तो देखो इसके अंदर पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको 3 पार्ट्स में जो है वो बाइफरकेट किया गया है। एक तो है आपका बैंकिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, एक तो है आपका बैंकिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, एक आएगा फिर आपका फाइनेंशियल सिस्टम, जो एक टॉपिक जो है वो है फाइनेंशियल सिस्टम, और एक है कौन सा, इंश्योरेंस का। तो यहां पे अगर आप बात करेंगे बैंकिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, तो इसके अंदर क्या क्या है, यहां पे बैंकिंग से पूछा जाएगा टाइप ऑफ बैंक्स के बारे में, आरबीआई के बारे में जो अपना रेगुलेटरी अथॉरिटी है बैंकों के ऊपर, उसके बारे में, बैंकिंग सेक्टर के अंदर रिफॉर्म हुए 1991 में, 1998 में, उसके बारे में, एंड डिजिटाइजेशन ऑफ द बैंक, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा ई बैंकिंग का टॉपिक आ जाएगा। तो एक तो ये है अपना बैंकिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये तो हमने इसके ऊपर टोटल मिला के जो है वो 4 चैप्टर बना रखे हैं। फिर इधर बात करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम का। फाइनेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे भी टोटल मिला के हमारे पास में जो है वो क्या है, एक तो है अपना जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसका ओवरव्यू, फिर अपने इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल मार्केट है, जहां पे बेसिकली जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है उनके अंदर डीलिंग की जाती है, तो वो पूरी की पूरी फाइनेंशियल मार्केट पढ़नी है अपने को, जिसके अंदर आपका मनी मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, फिर कैपिटल मार्केट के आपके सेगमेंट हो गए हैं, जिसके अंदर बेसिकली आपका जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी ये सब हो गया, ये अपने को पढ़ना है। फिर आपने को पढ़ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, अलग अलग जो है, पेंशन फंड वाले हो गए हैं, इंश्योरेंस हो गया, बैंक्स हो गया, डीएफआईज हो गए, ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के बारे में, जिसके अंदर बेसिकली बैंकों के लिए रेगुलेटर जो है वो कौन है, सर बैंकों के लिए रेगुलेटर तो है अपना आरबीआई। वही अगर कैपिटल मार्केट की बात करूं तो उसके ऊपर रेगुलेटर कौन है, उसके ऊपर रेगुलेटर है सेबी। वही अगर मैं बात करता हूं इंश्योरेंस कंपनीज, उनके लिए रेगुलेटर कौन है, एडई, इसके बारे में पढ़ना है। फिर अपने को पढ़ना है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म हुए थे उसके बारे में। तो ओवरऑल मिला के अगर आप बात करते हैं, जो अपना पूरा का पूरा यूनिट नंबर 7 का जो सिलेबस है उसको, उसके अंदर ये सब टॉपिक आपको जो है देखने को मिलेगा। ओके, तो एक तो है आपका बैंकिंग, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रिलेटेड है किससे, बैंकिंग से, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रिलेटेड है किससे, फाइनेंशियल सिस्टम से, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रिलेटेड है किससे, इंश्योरेंस से। ओके, अपने को सारा का सारा टॉपिक जो है वो पढ़ के जाना है। हम लोग जो है शुरुआत कहां से करने वाले हैं, हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 2 से, बोले तो यहां से बैंकिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट से। हम पहले जो है वो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, 3, 4, फिर हम आएंगे चैप्टर नंबर 1 पे, और फिर 5 से लेके और आगे एंड सोन वाले चैप्टर जो हम करते रहेंगे, और आखिरी में पढ़ेंगे हम किसके बारे में, इंश्योरेंस के बारे में। तो सीक्वेंस जो रहेगा अपना वो क्या रहने वाला है, वो रहेगा पहले पढ़ना चैप्टर नंबर 2, फिर 3, फिर 4, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर कौन सा, 1, फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, और 5 से लेके 9, एंड फिर लास्ट में 10। इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा जो अपना बैंकिंग का जो सिलेबस है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके जी, तो क्या है अपने चैप्टर नंबर 2 में, थोड़ा सा आपको मैं दिखाऊं। शुरुआत जो है वो इस तरीके से, यहां पे आपको जो है लगभग 25 पेज का चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2। इसके अंदर अपने को जो है वो पढ़ना सारा का सारा बैंक्स के बारे में, बैंक्स के फंक्शनिंग के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, कमर्शियल बैंक हो गया, फॉरेन बैंक हो गया, ठीक है, ये सब अपने को पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना है। और फिर हमको पढ़ना है बैंकिंग का हिस्ट्री के बारे में। ओके, लेकिन आज का वीडियो जो है वो किसके ऊपर डेडिकेटेड है, तो चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा सा पोर्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आज के वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि बैंक की फंक्शनिंग होती कैसे है। आपको मैं थोड़ा सा एक बार रूबरू करवाऊंगा बैंक की फंक्शनिंग से, कि बेसिकली अपने इंडिया में जो भी कमर्शियल नेचर के जो बैंक्स हैं, जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं, लाइक आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ये बैंक का फंक्शनिंग कैसे रहता है, ये करते क्या है बेसिकली, ठीक है ना, और बैंकों के ऊपर कौन कौन से एक्ट जो है वो अपने लिए एप्लीकेबल है, वो हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। ओके, तो हम शुरुआत जो है वो करेंगे यहीं से चैप्टर नंबर 2 से, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा नोट्स जो है, कुछ चीजें मैंने यहां पे जो है वो एक्स्ट्रा लिखी है, वो सब मैंने अपने टेलीग्राम पे जो अपना पेड चैनल है मैंने वहां पे डाल दिया, एक बार आप देख लीजिएगा। ओके जी, लेक्चर को स्टार्ट करूं उससे पहले एक इंफॉर्मेशन छोटी सी आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूं। अगर आप लोग भी अपकमिंग जून 2023, जो अभी जून के अंदर अपना पेपर होना है, जून 2023,
या दिसंबर 2023 में जो एंटीनेट का पेपर होना है, अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे उसमें आपको आपके घर पे बैठे बैठे जो है वो मिलेगा पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2, दोनों के क्या क्या मिलेंगी, 4 चीजें आपको। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, यूनिट वाइज चैप्टर वाइज वीडियोस हमने प्रिपेयर किए हैं, वो सब आपको मिलेगा। रिकॉर्डेड वीडियो से एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा, जब मन चाहे आप तब लगा सकते हैं। प्लस में आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में, लाइक अभी हम बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो ये हमारा बैंकिंग का बुक है, लगभग कोई 160-70 पेज का बुक है ये है। इसी तरीके से 10 सब्जेक्ट आपको मालूम है पेपर 1 में तो उनकी 10 किताबें, 10 सब्जेक्ट पेपर 2 में तो उनकी 10 किताबें, तो टोटल मिला के जो है वो 20 बुक्स जो है वो आपको मिलेंगी। कलर्ड बुक से आपके होम एड्रेस पे आएगा। प्लस में आपको जो है हर यूनिट का सेपरेट रिवीजन वीडियो ये भी मिलेगा, और हर यूनिट के जो है वो प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो है वो भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये मिलेंगे आपको पीडीएफ फॉर्म में। जो स्टडी मेट है वो पूरा का पूरा हार्ड कॉपी में जो बुक्स है वो आपके होम एड्रेस पे आएंगी, और जो एमसीक्यूज है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। ओके जी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक को। थोड़ा सा एलिमेंट्री चीज है आज जो है वो पढ़नी है। बेसिकली हम लोग आज जो है वो क्या करेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है इनके ऊपर थोड़ा सा जो है वो फोकस करेंगे, ठीक है। जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे बैंक के फंक्शंस के बारे में, ओके जी, और आखिर में फिर पढ़ेंगे बैंक का हिस्ट्री, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करते हैं बैंकिंग की, बैंकिंग इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर मेजरली आपको 2 तरह के बैंक जो है वो देखने को मिलेगा। बैंकों की बात हो रही है, अभी हम एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर नॉर्मली अगर हम बात करें तो देखिएगा, बैंकिंग इन इंडिया की अगर हम बात करता हूं तो इंडिया के अंदर आपको जनरली जो है वो 2 तरह के बैंक जो है वो देखने को मिलेगा। एक तो आपको देखने को मिलेंगे कमर्शियल बैंक, और एक आपको जो है वो देखने को मिलेगा कौन सा, सेंट्रल बैंक। कौन सा, सेंट्रल। कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। देखो कमर्शियल बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक जो बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग के लिए जो है वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इनका मेन जो एम होता है, मेन जो एम है वो क्या है, प्रॉफिट कमाना, और साथ में इनका जो मेन एम एक और है वो क्या है, देश के अंदर क्रेडिट को क्रिएट करना। इनका जो मेन है, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका जो मेन एम होता है वो क्या है, मेन एम इज द क्रेडिट को क्रिएट करना। क्रेडिट को क्या करना, क्रिएट करना। ये बेसिकली जो है वो देश के अंदर, क्रेडिट बोले तो पैसा, क्रेडिट का मतलब जो है वो क्या हो गया, पैसा। तो ये देश के अंदर जो है वो पैसा जो है उसको फ्लो करने का काम करते हैं, उसको फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक जो है इसका मेन पर्पस जो है वो क्या होता है, वो होता है क्रेडिट को क्रिएट करना, और क्रेडिट क्रिएशन से मतलब जो है वो क्या है, ये लोगों से पैसा एक्सेप्ट करते हैं, फिर लोगों को आगे लेंडिंग के तौर पे जो है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक का ये काम होता है, ओके। और वही अगर बात करेंगे सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक जो है वो पूरे देश के अंदर आपको एक ही देखने को मिलेगा। जैसे अपने इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम जो है वो है क्या, आरबीआई। अपने इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सेंट्रल बैंक का जो मेन एम होता है वो क्या होता है, वो होता है कि कमर्शियल बैंक्स ने जो क्रेडिट को क्या किया है, क्रिएट किया है, उसको क्या करना, कंट्रोल करना। देखो कमर्शियल बैंक जितना क्रेडिट को क्या करेगा, क्रिएट करेगा, कमर्शियल बैंक का मेन काम क्रेडिट क्रिएशन का है, और कमर्शियल बैंक पूरा जोर लगा के जो है वो क्या करेगा, क्रेडिट को क्रिएट करेगा। जितना क्रेडिट क्रिएट होगा उतना कमर्शियल बैंक का फायदा होगा, क्योंकि जितने लोग जो है वो बैंकों के अंदर पैसा जमा करवाएंगे, जितने लोग बैंकों से पैसा लेंगे, तो उतना जो है वो बैंक्स को जो है वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि बैंक का बिजनेस जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर बैंक ज्यादा पैसा जो है वो पब्लिक के अंदर क्या कर देगा, सर्कुलेट कर देगा, उसकी वजह से एक दिक्कत जो है वो क्या हो जाएगी कि देश में महंगाई बढ़ सकती है। अगर क्रेडिट का फ्लो बढ़ जाता है, अगर लोगों के पास में पैसा जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, तो लोगों का जो डिमांड पैटर्न है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई अगर सेम है तो फिर क्या होगा, फिर सर प्राइसेस जो है वो क्या होंगे, बढ़ेंगे, जिससे जो है वो क्या हो, महंगाई बढ़ने से बेसिक जो गुड्स हैं वो आम लोगों के जो रीच है उनसे क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, महंगाई ज्यादा ना बढ़े, लोगों को जो है वो बेसिक नीड्स की जो गुड्स है लोग उससे वंचित ना रहे, उसके लिए अपने इंडिया के अंदर एक बैंक और बना हुआ है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक। और ये क्या करता है, ये कमर्शियल बैंक्स के द्वारा जो क्रेडिट को क्रिएट किया जाता है ये उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ये देखता है कि क्या क्रेडिट ज्यादा तो नहीं है या फिर कम तो नहीं है। तो इसका मेन काम जो है सेंट्रल बैंक का वो क्या होता है, वो होता है टू कंट्रोल द क्रेडिट। बेसिकली जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है, क्रेडिट कंट्रोल करने का काम करता है। सेंट्रल बैंक के द्वारा बाई मंथली पॉलिसी, हर 2 महीने में, एवरी 2 मंथ में, अब देखो साल के अंदर कितने महीने, 12, तो हर 2 महीने में तो मतलब टोटल लगी कितनी पॉलिसी एक साल में आती है, 6 बाई मंथली पॉलिसीज जो है
वो क्या की जाती है, इशू की जाती है। जो हमारा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक के द्वारा 6 बाई मंथली पॉलिसी जो है वो क्या की जाती है, इशू की जाती है। और उन बाई मंथली पॉलिसी से जो है सेंट्रल बैंक बेसिकली क्या करता है सर, सेंट्रल बैंक का मेन जो काम होता है वो क्या होता है, क्रेडिट को कंट्रोल करना। और जो सेंट्रल बैंक के द्वारा जो पॉलिसी, जो बाई मंथली पॉलिसी इशू की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मॉनेटरी पॉलिसी। तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसका मेन एम जो होता है वो क्या होता है, क्रेडिट को क्या करना, क्रिएट करना या कंट्रोल करना। सर क्रेडिट क्रिएशन का काम कमर्शियल बैंक्स का है। और जो हमारा आरबीआई है, ठीक है, जो हमारा आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, कैसे करता है, तो लिखा हुआ है बाय इशूइंग मॉनेटरी पॉलिसी फॉर कमर्शियल बैंक। अपने देश के अंदर जो हमारा आरबीआई है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो हर 2-2 महीने के अंदर जो है वो क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है। और ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो किसके लिए होती है, कमर्शियल बैंक के लिए। किसके लिए, कमर्शियल बैंक। और इसी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो लिखे होते हैं कि किस तरीके से कमर्शियल बैंक जो है वो क्या करेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो किस तरीके से डिजाइन करेगा, ये सब जो है वो लिखा जाएगा आपके कहां पे, आपका मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। याद रखो, ओके, बोलो जी सर। तो पहली बात तो ये, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा है कि देखो बैंकिंग की अगर बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया के अंदर बैंकिंग एट ए ग्लैंस के तौर पे हम देख रहे हैं एक बार। तो बैंकिंग जो है वो 2 तरीके की है। एक है आपका, एक तरह के बैंक जो है उनको बोलते हैं कमर्शियल बैंक, और एक तरह के बैंक जो है वो है कौन सा, सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक अपने इंडिया के अंदर जितने भी है उनका मेन जो एम है वो क्या है, वो है क्रेडिट को क्या करना, क्रिएट करना। ये देश के अंदर क्रेडिट क्रिएशन का काम करते हैं। ठीक है, और जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, वो है क्रेडिट को कंट्रोल करना। ठीक है, अब सेंट्रल बैंक का तो हमने काम देख लिया। सेंट्रल बैंक जो है वो देश के अंदर क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। और कैसे करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को जारी करके। अब बात आती है जो हमारे कमर्शियल बैंक है ये कैसे क्रेडिट को क्रिएट करने का काम करते हैं। तो देखें, जो कमर्शियल बैंक है उनका मेन एम जो है वो क्या है, क्रेडिट को क्रिएट करना। अब ये कैसे करते हैं, ये करते हैं विद द हेल्प ऑफ द थ्रू द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। ये लोग जो है, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक का, बैंक जो भी है ना, बैंक का मेन काम क्या होता है, बैंकिंग करना। बैंक का जो मेन उद्देश्य है या मेन जो काम होता है वो क्या होता है, बैंकिंग करना। तो कमर्शियल बैंक का जो मेन काम होता है वो क्या होता है सर, कमर्शियल बैंक जो है वो क्या करते हैं, बैंकिंग करते हैं। कमर्शियल बैंक जो है वो क्या करते हैं, बैंकिंग। कमर्शियल बैंक का मेन काम जो है वो क्या होता है, बैंकिंग करना होता है। यहां देखो, क्या बोलो, यस सर। तो कमर्शियल बैंक जो है वो क्या कर रहा है, बैंकिंग का काम कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आया कि बैंकिंग क्या होती है। क्वेश्चन ये है कि बैंकिंग जो है वो क्या है। तो बैंकिंग टर्म को, जो बैंकिंग जो एक टर्म है, इसको जो है वो डिफाइन किया गया अपने इंडिया के अंदर। बैंकों के लिए एक एक्ट बना रखा है जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। देश के अंदर जितने भी कमर्शियल नेचर के बैंक है वो किस तरीके से काम करेंगे, वो सब प्रोविजन जो है वो लिखे गए हैं कहां पे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन नंबर 2 के अंदर डिफाइन किया गया है टर्म बैंकिंग को। किसको, बैंकिंग को। और वहां पे बताया गया बैंक कौन होता है, बैंक वो है जो क्या करता है, बैंकिंग करता है। और बैंकिंग क्या है, इस चीज को भी अलग से जो है वो क्या किया गया, डिफाइन किया गया। अभी के लिए एक बार देखो दोबारा से कि अपने इंडिया में जो एक कैटेगरी का जो बैंक थे उनको बोलते हैं हम लोग क्या, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का जो मेन एम होता है वो क्या है, क्रेडिट को क्रिएट करना। और ये किस तरीके से क्रेडिट को क्रिएट करते हैं, थ्रू द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। अब बैंकिंग क्या होता है, क्वेश्चन ये है कि बैंकिंग क्या है। तो बैंकिंग क्या है, इस चीज को जो है वो डिफाइन किया गया कहां पे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। कहां पे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। अब यहां से एक क्वेश्चन और निकल के आया, एक और क्वेश्चन आया कि बैंक के लिए क्या कोई लॉ बना हुआ है। इसका मतलब अगर आप ये बोल रहे हो सर, आपने ये बोला कि बैंकिंग जो टर्म है इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर जो है वो क्या किया गया है, क्या किया गया, डिफाइन किया गया है। तो इसका मतलब क्या बैंकों के लिए कोई लॉ बना हुआ है। यस, बैंकों के लिए जो है वो एक्ट जो है वो पास किया हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अभी तक एक बार इतना समझिएगा कि अपने जितने भी कमर्शियल नेचर के बैंक हैं उन सब के ऊपर एक एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है जिसको बोलते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और बैंकिंग और बैंक ये 2 अलग अलग टर्म है, इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में ही जो है वो क्या किया गया, क्या किया गया, डिफाइन किया गया। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी के लिए सिर्फ ये देखें एक बार कि क्वेश्चन ये था कि क्या बैंकों के लिए कोई लॉ है। यस, बैंकों के लिए जो है वो लॉ हमने फ्रेम किया हुआ है और उस लॉ को जो है वो क्या बोलते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। वैसे इसका पहले का नाम जो है वो था बैंकिंग क्या, बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 और बाद में इसका नाम जो है वो चेंज करके क्या कर दिया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसको आगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे बैंक्स का आखिरी क्लास में तो उसके अंदर मैं आपको कराऊंगा। अभी के लिए बस ये ध्यान रखिएगा कि अपने इंडिया के अंदर जो भी कमर्शियल नेचर के बैंक है उन सबके ऊपर जो है एक एक्ट एप्लीकेबल होता है जिसको बोलते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या सर आपने ये तो बोल दिया कि एक एक्ट एप्लीकेबल है,
है ना। अब क्या सर, ये जो अपने इंडिया में जो भी कमर्शियल नेचर के बैंक है उनसे रिलेटेड और कौन कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो उनको रेगुलेट करने का काम करती हैं, थोड़ा सा पहले उनके बारे में बताओ, फिर हम जो है वो चर्चा करते हैं बैंकिंग के बारे में। चलो आओ एक बार के लिए, ऐसे कौन कौन सी मेन बॉडी हैं जो बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया से जो है वो क्या है रिलेटेड है, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे यहां पे जो है वो आ रहा है क्या, आरबीआई। इसके लिए तो पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 3 मैंने बना रखा है, तो वो इसको पूरा डेडिकेटेड है आरबीआई को, वो हम पढ़ेंगे वहां पे। अभी के लिए बस ये समझ लो आरबीआई जो है वो क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है। आरबीआई जो है वो क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है। ये बेसिकली क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम करती है। इसका मेन उद्देश्य जो है आरबीआई का वो क्या होता है, बोलो सर। आरबीआई का मेन उद्देश्य एक ही है, और वो क्या है, जो भी हमारे कमर्शियल नेचर के बैंक है उनको क्या करना, रेगुलेट करना, उनकी फंक्शनिंग को क्या करना, रेगुलेट करना। तो एक तो बॉडी है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आरबीआई। एक हमने जो है वो बना रखी है आईबी। IB इज द इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। IB इज द इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये क्या है, ऑटोनोमस। और कोई भी बॉडी अगर ऑटोनोमस है इसका मतलब क्या है, वो अपने हिसाब से जो वो क्या करती है, वर्क करती है। यस, तो IB जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, और साथ में ये एडवाइजरी बॉडी है। ये बेसिकली बैंकों को जो है वो एडवाइस देने का क्या करती है, काम करती है। तो IBA जो सेकंड बॉडी है वो क्या है, एडवाइजरी बॉडी। ये क्या करती है, टेक्निकल एंड लीगल एडवाइस जो है वो बैंकों को प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है ना। किस रिगार्डिंग द बैंकिंग प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस। ओके सर, एक तीसरी बॉडी और लिख रखी है, वो क्या है, वो है NIBM। NIBM जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट। क्या नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट। ये बेसिकली जो है वो थिंक टैंक है। जैसे अपने इंडिया के अंदर प्लानिंग का काम, अपने देश के लिए प्लानिंग का काम जो है वो कौन करता था, प्लानिंग कमीशन, जिसका नाम बाद में चेंज करके क्या कर दिया, नीति आयोग। उसी तरीके से बैंक जो भी है, जो भी पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर के लिए प्लानिंग करने का जो काम करता है, बैंकिंग सेक्टर के लिए रिसर्च करने का काम जो करता है, बैंकिंग सेक्टर के लिए नई नई चीजों को लाने का जो काम करता है, वो कौन करता है, वो करता है NIBM। कौन करता है, NIBM। इसका नेम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट। नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट। ये बेसिकली क्या है, थिंक टैंक है, जस्ट लाइक द नीति आयोग। जैसे इंडिया के अंदर नीति आयोग है जो बेसिकली देश के अंदर जो है वो क्या करता है, प्लानिंग करने का काम करता है। उसी तरीके से बैंकों के लिए जो प्लानिंग करने का काम है वो कौन करता है, NIBM। ठीक है, तो ये थिंक टैंक है इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए। ये क्या करता है, ये नई नई डायरेक्शन जो है, नई नई डायरेक्शन जो है वो देता है किसको, बैंकिंग इंडस्ट्री को। ये एंगेज है किसमें, रिसर्च में। तो बैंकों के लिए रिसर्च करने का काम, बैंक के जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम, उनको एजुकेट करने का काम, ये सब जो है वो कौन कर रहा है, ये कर रहा है जी आपका NIBM। कौन कर रहा है, NIBM। तो ओवरऑल मिला के अगर हम बात करते हैं तो मेन जो 3 बॉडीज हैं जो बैंकिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड है वो आपको मैंने करवा दिया। ठीक है, अब थोड़ा एक बार दोबारा से बैक फ्लैश में आओ। देखो मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग जो टर्म है, देखो कमर्शियल बैंक या कोई भी अगर नॉर्मल बैंक की बात करते हैं, बैंक क्या है, बैंक वो है जो क्या करता है, बैंकिंग करता है। और बैंकिंग क्या है, बैंक वो है जो बैंकिंग कर रहा है। और बैंकिंग क्या होती है, तो बैंकिंग जो टर्म है, बैंकिंग जो वर्ड है, इसको जो है वो क्या किया गया, डिफाइन किया गया कहां पे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। कहां पे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। अब थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। आइए देखना जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखो एक बार अपने नोट्स पे आओ, यहां पे देखो चैप्टर नंबर 2 और फर्स्ट उसका जो पेज है वहीं पे लिखा हुआ है बैंकिंग का यहां पे जो है वो क्या बता रखा है, मतलब बता रखा है। देखो लेकिन बैंकिंग वर्ड से पहले, ये बैंकिंग जो टर्म है इससे पहले नीचे देखो आपको मिलेगा बैंकिंग कंपनी। एक टर्म देखिए बैंकिंग कंपनी, इसको पढ़ो पहले। बैंकिंग कंपनी क्या है, तो बैंकिंग कंपनी मींस एनी कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जो क्या करती है, ट्रांजैक्ट करती है बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ऐसी कोई भी कंपनी जो देश के अंदर बैंकिंग का काम करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैंकिंग कंपनी। ये भी क्या बोले, बैंकिंग कंपनी कौन है सर, बैंकिंग कंपनी वो है जो देश में क्या करती है, बैंकिंग करती है। अब क्वेश्चन फिर अटक गया कि भाई बैंकिंग क्या है, उसको तो समझा दो। आइए अब समझते हैं बैंकिंग को। बैंकिंग का मतलब जो है वो क्या, एक्सेप्टिंग। बैंकिंग का मतलब जो है वो क्या है, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस। आप जो है वो क्या कर रहे हो, पैसा एक्सेप्ट कर रहे हो। पैसा क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। लोग आपके पास जमा करवाने आ रहे हो और आप पैसे को क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। तो बैंकिंग का मतलब क्या, एक्सेप्ट करना। किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। मतलब लोग आपके पास में आए और आपके पास में जो 100 रुपए आपको देके चले गए, आपने 100 रुपए क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए। क्यों एक्सेप्ट किए, क्योंकि इस 100 रुपए को आप आगे जो है वो क्या करने वाले हो, लेंडिंग करने वाले हो। क्या करने वाले हो, लेंडिंग। या इस 100 रुपए से आप जो है वो आगे क्या करने वाले हो, इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। क्या करने वाले हो, इन्वेस्टमेंट। किस चीज का, डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक ने अपना पैसा आपके यहां पे क्या किया, जमा करवाया, और आपने उस पैसे को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्यों, क्योंकि उस पैसे को आप आगे जो है वो क्या करने वाले हो, लेंडिंग के तौर पे देने वाले हो, या इन्वेस्टमेंट के तौर पे कहीं पे जो है वो क्या करने वाले हो, इन्वेस्ट करने वाले हो। अगर कोई भी
कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर ये सब काम करता है इंडिया के अंदर, तो हम बोलते हैं कि वो क्या कर रहा है, बैंकिंग कर रहा है। वो क्या कर रहा है, बैंकिंग। तो बैंकिंग का मतलब जो है वो क्या हो गया सर, बैंकिंग का मतलब है एक्सेप्ट करना, आम जनता से पैसे को एक्सेप्ट करना। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने उस पैसे को आगे जो है वो क्या करना है, लेंडिंग के तौर पे देना है। इसको बोलते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं हम लोग क्या, बैंकिंग। ये एक प्रोसेस है, बैंकिंग, आईएनजी आ गया ना, और आईएनजी आ गया, इसका मतलब जो है वो क्या, एक प्रक्रिया है, एक पूरा का पूरा जो है वो क्या, प्रोसेस है। और प्रोसेस है तो उसके अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेंगे, स्टेप्स देखने को मिलेंगे। अगर प्रोसेस बोल दिया हमने बैंकिंग को, तो बैंकिंग अगर एक प्रोसेस है तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे, स्टेप। और स्टेप क्या है, स्टेप के अंदर ये है, बैंक जो है वो आम जनता से पैसे को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसने आगे वो पैसा आम जनता को ही जो है वो क्या करना है, लेंडिंग करना है, या देश के अंदर जो है वो क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैंकिंग। एक बार लाइन को दोबारा पढ़ेंगे, बैंकिंग का मतलब क्या है। देखो बैंक कौन होते हैं सर, बैंक वो होते हैं जो बैंकिंग करते हैं, ओके। और बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग समझते हैं, बैंकिंग का मतलब है एक्सेप्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। पैसे को क्या करना, एक्सेप्ट करना, किस पर्पस के लिए, लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। किसको, कौन सा पैसा, पैसा कहां से है, डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक ने जो पैसा आपके पास में जमा कराया था उसको आपने क्या किया, एक्सेप्ट किया। क्यों किया, क्योंकि उस पैसे को आप आगे जो है वो क्या करोगे, उधार के तौर पे दोगे। और वो पैसा जो है वो क्या, रीपेबल है ऑन डिमांड। जो पैसा पब्लिक ने आपके पास में जो है वो क्या किया, जमा करवाया, वो पैसा रीपेबल है ऑन डिमांड। मतलब जब कभी भी अगर पब्लिक आपसे जो उस पैसे की क्या करेगी, डिमांड करेगी, तो आप उनको क्या करोगे, वापस करोगे। इसको बोलते हैं रीपेबल ऑन डिमांड, जिसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। आपके बैंक के अंदर जो भी पैसा जमा होता है वो दो तरीके का जनरली होता है, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, पब्लिक आपके पास में कुछ पैसा जमा करवा के गई, और पब्लिक अगर आपसे जब कभी भी मांगेगी, आपको वो पैसा उसको वापस देना पड़ेगा। दिस इज नोन द डिमांड डिपॉजिट। मतलब ये है कि जब कभी भी जनता डिमांड करेगी, हम उसको उसका पैसा क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। दिस इज नोन एज द डिमांड डिपॉजिट। एक होता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब जो है वो क्या होता है कि जनता आपके बैंक के अंदर पैसा जमा करवा के गई, और वो पैसा कुछ समय के बाद ही आप जनता को क्या करोगे, वापस करोगे। जब ऐसा नहीं है कि जनता जब भी मांगेगी और आप उसको पैसा वापस कर दोगे, नहीं। वो होता है जब भी मांगा पैसा मिल गया, वो है डिमांड डिपॉजिट। लेकिन एक होता है टाइम डिपॉजिट, जब पब्लिक जो है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए पैसा आपकी कंपनी के, आपके बैंक के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, जमा करवाती है, तो उस पैसे को बोलते हैं हम लोग क्या, टाइम डिपॉजिट। क्या बोलेंगे, टाइम डिपॉजिट। अब इसको लाइन को दोबारा पढ़ो। बैंकिंग का मतलब जो है वो क्या हो गया, बैंकिंग का मतलब है पैसे को क्या करना, एक्सेप्ट करना। क्यों, फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। किस पैसे को एक्सेप्ट कर रहे हो, डिपॉजिट ऑफ मनी। जो पैसा क्या किया गया, डिपॉजिट किया गया, किसके द्वारा, पब्लिक के द्वारा। और वो जो पैसा पब्लिक ने डिपॉजिट किया आपके बैंक में, वो क्या है, रीपेबल है। ऐसा नहीं है पब्लिक ने आपको दिया तो वो पैसा आपका हो गया, नहीं। वो पैसा क्या है, रीपेबल है। आपको उस पैसे को क्या करना है, वापस करना है। वापस दो तरीके हैं, या तो करेंगे ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब जो है वो क्या होता है कि जब कभी भी जनता जो है आपसे पैसे की डिमांड करेगी, आप उसको वापस करोगे। या अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब जो है वो क्या, टाइम डिपॉजिट। क्या है, टाइम डिपॉजिट। अभी हम आगे पढ़ेंगे। एंड विड्रॉएबल, और जनता जब चाहे उस पैसे को वो विड्रॉ करवा सकते हैं, चेक के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से, ऑर्डर के माध्यम से, और अदरवाइज। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, बैंकिंग। ये होल प्रोसेस जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैंकिंग। तो बैंकिंग का मतलब जो है वो क्या होता है सर, बैंकिंग का मतलब है एक्सेप्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। किस चीज को, डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक एंड रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, एंड विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैंकिंग। क्या बोलेंगे आप इसको, बैंकिंग। ओके जी सर, ये हो गया आपका बैंकिंग। और देश के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी जो बैंकिंग का काम करती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैंकिंग कंपनी। क्या बोल देंगे, बैंकिंग कंपनी। देखो एक बार, बैंकिंग कंपनी का मतलब जो क्या होता है, बैंकिंग कंपनी मींस एनी कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जो ट्रांजैक्ट करती है बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अगर कोई कंपनी जो एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में, अगर कोई कंपनी सामान बनाने का काम कर रही है या सर्विस प्रोवाइड करने का काम कर रही है, और वो अगर पैसे को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है पब्लिक से, मेयरली किस लिए, सिर्फ अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, तो वो बैंकिंग नहीं है। जैसे आम कोई भी नॉर्मल कंपनी की बात करते हैं, मान लो रिलायंस कंपनी, उसने मान लीजिए कोई नई मशीन परचेस करनी है, और रिलायंस कंपनी ने जो वो क्या कहते हैं, शेयर इशू कर दिया, और जनता ने जो है वो क्या किया, रिलायंस के शेयर परचेस कर लिए। तो अगर जनता जो है वो रिलायंस के शेयर परचेस करेगी, तो क्या कंपनी के पास में जो है पैसा आ जाएगा, यस। और कंपनी उस पैसे को क्या कर रही है, उस पैसे को यूज कर रही है मशीन के लिए, तो वो बैंकिंग नहीं है। बैंकिंग का मतलब एक ही होता है, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। जब आप जो है वो लोगों से पैसा एक्सेप्ट कर रहे हो, और उस पैसे को लोगों को क्या करोगे, उधार के तौर पे प्रोवाइड करवाओगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, बैंकिंग। क्या बोलेंगे, बैंकिंग। अब
अगर इंडिया में कोई भी बैंक बनेगा तो वो अपने नाम के साथ में जो है वो क्या लगाएगा, बैंक। जैसे आप जो भी देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, पीएनबी बैंक है, एसबीआई बैंक है। तो यहां पे एक रेगुलेशन जो है वो निकाला गया कि कोई भी कंपनी जो है या कोई भी पर्सन जो है वो अपने नाम के साथ में बैंक, बैंकर या बैंकिंग कंपनी नहीं लगा सकते जब तक वो इंडिया के अंदर बैंकिंग का काम ना कर रहा हो। तो यहां पे क्या बोलते हैं, यूज ऑफ वर्ड, देखो यूज ऑफ वर्ड्स बैंक, बैंकर, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी। नो कंपनी अदर देन ए बैंकिंग कंपनी, कोई भी कंपनी बैंकिंग कंपनी के अलावा, ध्यान देना, बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी शैल यूज एज पार्ट ऑफ इट्स नेम, वो अपने नाम के साथ में बैंक, बैंकर या बैंकिंग ऐसा कोई भी नाम जो है वो यूज नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी जो है वो अपने नाम के साथ में बैंक वर्ड को, बैंकिंग वर्ड को या बैंकर वर्ड को जो है वो यूज नहीं कर सकती। एंड नो कंपनी शैल कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बैंक इन इंडिया अनलेस इट यूजेस एज पार्ट ऑफ इट्स नेम द एटलीस्ट वन ऑफ सच ए वर्ड। और इंडिया में कोई भी अगर आपने बैंक बना दिया तो आप तब तक अपना बैंक का काम ऑपरेट नहीं कर सकते जब तक आप अपने नाम के साथ में जो है बैंक वर्ड को, बैंकर वर्ड को या बैंकिंग वर्ड को जो है वो यूज ना करें। इसका मतलब इंडिया में कोई भी कंपनी, बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी जो है अपने नाम के साथ में बैंक वर्ड को, बैंकर वर्ड को या बैंकिंग वर्ड को यूज नहीं कर सकती। और इंडिया के अंदर अगर आपने बैंक खोल लिया तो आपको अपने नाम के साथ में इन तीनों में से कोई एक वर्ड जो है वो क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो देश के अंदर जो है वो आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो प्रोवाइड करवाने के लिए एक रूल जो है वो बनाया गया कि देश के अंदर कोई भी कंपनी जो है अदर देन बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई और कंपनी, कोई भी कंपनी जो है वो अपने नाम के साथ में बैंक वर्ड को, बैंकर वर्ड को और बैंकिंग वर्ड को जो है यूज नहीं कर सकती। और देश में अगर आपने बैंक खोल दिया जो आपका मेन पर्पस बैंकिंग करने का है, तो आप जब आपने बैंक खोला तो आपको अपने नाम के साथ में जो है इन तीन में से एक वर्ड जो है वो लगाना पड़ेगा, क्या, बैंक वर्ड को, बैंकर वर्ड को या बैंकिंग वर्ड को। ओके जी सर। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, नो फर्म, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल शेल फॉर द पर्पस ऑफ कैरी ऑन एनी बिजनेस, कोई भी काम करने के लिए यूज एज पार्ट ऑफ इट्स नेम एनी ऑफ द वर्ड बैंक, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी। मतलब अपने देश के अंदर कोई भी फर्म, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है वो अगर वो कोई काम करना चाहता है तो वो अपने नाम के साथ में जो है इन वर्ड्स को यूज नहीं कर सकता। किस किस को, बैंक को, बैंकिंग को या फिर बैंकिंग कंपनी को। ओके बोलो जी सर। तो बैंकिंग का मतलब जो है वो क्या होता है, बैंकिंग का मतलब एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। अभी इसको जो है वो समझते हैं, आओ एक बार यहां पे देखो। जनरल वर्किंग की अगर बात करें तो बैंक जो है ये हमारा बैंक है, ठीक है, ये हमारा जो है वो क्या है, बैंक है। और ये बैंक का मेन काम जो है वो क्या, बताओ एक बार सर। बैंक का मेन काम क्या, एक्सेप्ट करना, क्यों, फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। तो बैंक जो है वो क्या करता है, आम जनता से, पब्लिक से जो वो पैसे को पहले क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। मतलब पब्लिक जो है अपना पैसा, पब्लिक अपना पैसा बैंक में क्या करेगी, जमा करवाएगी। पब्लिक अपना पैसा बैंक में क्या करेगी, जमा करवाएगी। तो बैंक बेसिकली जो है वो क्या कर रहा है, पब्लिक के पैसे को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। और क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीजन है, क्योंकि ये जो पैसा बैंक के पास में आएगा, बैंक इस पैसे को आगे क्या करेगा, लेंडिंग करेगा, बोले तो उधार के तौर पे प्रोवाइड करेगा, और या फिर इसको जो है वो क्या करेगा, पहले नंबर पे या तो लेंडिंग और दूसरे नंबर पे क्या, इन्वेस्टमेंट करेगा। क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे होल सिनेरियो को बोलते हैं हम लोग क्या, बैंकिंग। क्या बोलते हैं, बैंकिंग। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंकिंग, तो आप क्या बोलोगे, सर बैंकिंग का मतलब जो है वो क्या, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। तो बैंक बेसिकली क्या करता है, आम जनता से पैसे को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। आप अपना खाता बैंक के अंदर ओपन करोगे और आप अपने खाते के अंदर पैसा क्या करोगे, जमा कराओगे। तो अगर आपने बैंक में अपना एक अकाउंट जो है, सेविंग अकाउंट ओपन किया और आपने वो पैसा बैंक में अगर क्या करते, जमा करवा दिया, अपने अकाउंट में कुछ पैसा जमा कर दिया, तो क्या आपने अपना पैसा बैंक में डाल दिया, यस। क्या वो पैसा आपके पास पड़ा है, बैंक के पास में पड़ा है, बैंक के पास में। तो क्या बैंक ने आपका वो पैसा एक्सेप्ट कर लिया, नहीं कर लिया, कर लिया। क्वेश्चन अगला ये आ रहा है, बैंक उसके ऊपर आपको ब्याज देगा, यस। और क्या बैंक उस पैसे को हमेशा बचा के रखेगा या आगे इन्वेस्टमेंट करेगा या कहीं दूसरे पर्सन को उधार के तौर पे देगा, सर बट नेचुरल बैंक अगर मान लो मुझसे पैसा एक्सेप्ट करके अगर अपने पास ही रख लेगा तो बैंक आगे करेगा क्या, मुझे रिटर्न कैसे प्रोवाइड करवाएगा, रिटर्न तभी करेगा ना जब बैंक को भी रिटर्न मिलेगा, यस। तो बैंक, आपने जो अपना अकाउंट बैंक के अंदर ओपन किया, उसमें आपने पैसा जमा किया, तो बैंक ने उस पैसे को क्या किया, एक्सेप्ट किया। और बैंक अब क्या करेगा, उस पैसे को आगे यूज करेगा क्या करने में, या तो लेंडिंग करने में या इन्वेस्टमेंट करने में। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, दिस इज नोन एज द बैंकिंग। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैंकिंग। अब आप थोड़ा डिटेल के अंदर समझते हैं, लेकिन पहले एक बार मेरे साथ बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग क्या होता है, सर बैंकिंग का मतलब होता है एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही होता है, यस। आइए अब थोड़ा सा देखें, ये देखो जी, हमारा एक बैंक है, ये हमारा एक बैंक है, अच्छा सा बैंक है और इसका नाम है कोटक।
कोटक महिंद्रा, ये हमारा बैंक है, बैंक का नाम जो है वो क्या है, कोटक महिंद्रा। हमारा खाता कोटक महिंद्रा में, तो ये हमारा अच्छा सा बैंक है कोटक महिंद्रा। अब ये कोटक महिंद्रा, क्योंकि ये क्या हो गया, बैंक हो गया, इसने अपने नाम के साथ में जो है वो क्या कर दिया, बैंक वर्ड यूज कर दिया, इसका मतलब ये क्या करता है, बैंकिंग करता है। अब बैंकिंग के अंदर हमको मालूम है कि जनरली दो काम होते हैं, क्या, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। अब मेरा क्वेश्चन यहां पे ये है कि कोटक महिंद्रा बैंक के पास में जो है, बैंक के पास में जो है वो पैसा कहां से आएगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक के पास में पैसा जो है वो आ सकता है आरबीआई से। कोटक महिंद्रा बैंक अगर चाहे तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो है, मतलब अपने पापा से, जो भी अपने देश में कमर्शियल बैंक है उन सबके फादर के तौर पे जो है वो कौन है, आरबीआई। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक को अगर पैसा चाहिए तो वो पैसा ले सकते हैं किससे, आरबीआई से, अगर चाहे तो। ठीक है, तो वो बोरो कर सकता है मनी फ्रॉम द आरबीआई। तो कोटक के पास में पैसा कहां से आएगा, आरबीआई से आ सकता है। ठीक है जी। अब आरबीआई जो है, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करेगा तो वो किस रेट से करेगा, रेपो रेट से। शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसा दे रहे हैं तो किस रेट से, रेपो, और लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हैं तो किस रेट से, बैंक रेट से। किस रेट से, बैंक रेट। इसकी पूरी कहानी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये समझो कि कोटक के पास पैसा कहां से आएगा। तो कोटक के पास पैसा आ सकता है कहां से, आरबीआई से, वो वहां से जो वो उधार ले सकता है। दूसरा जो है वो क्या, कोटक के पास पैसा आ सकता है कहां से, पब्लिक से। कहां से, पब्लिक से। कोटक के पास से पैसा आ सकता है कहां से, पब्लिक से। पब्लिक जो है अपना कुछ पैसा जो है वो जमा करवाती है, पब्लिक जो है वो पैसा जमा कराएगी कहां पे, बैंक में। पब्लिक मतलब आपने अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर रखा है बैंक के अंदर, यस। आपका अकाउंट जो है वो कैसे, सेविंग नेचर का है, यस। और क्या आप बैंक के अंदर एफडी भी करवाते हो, बोलो, यस। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सेविंग अकाउंट में जो आपका पैसा जमा है, क्या आप वो कभी भी निकलवा सकते हो, यस। कभी विड्रॉ करवा सकते हो, यस। लेकिन क्या आपका पैसा जो आपने एफडी अगर करवा दिया, फिक्स डिपॉजिट एक बार अगर करवा दिया मान लो 5 साल के लिए, तो क्या वो एफडी का पैसा आप कभी भी जब मन चाहे तब निकाल सकते हो, नहीं सर, ऐसा नहीं होता। तो पब्लिक जब अपना पैसा बैंक के अंदर जमा कराती है तो वो पैसा बैंक के लिए दो तरीके का होता है। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, क्या, डिमांड डिपॉजिट, और एक होता है टाइम डिपॉजिट। मतलब आम जनता अपना पैसा जब बैंक के अंदर जमा करवाएगी तो बैंक उसको बाइफरकेट करेगा दो पार्ट में, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक है टाइम डिपॉजिट। जो पैसा पब्लिक बैंक के अंदर जमा कराती है तो बैंक के लिए क्या है, इनकम है, नहीं सर, बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है। जो पैसा पब्लिक ने बैंक में जमा करवा दिया तो वो पैसा है किसका, आम जनता का। मतलब आपने जो है वो बैंक में पैसा जमा कराया तो वो क्या आपकी वो एसेट है या लाइबिलिटी है, सर हमारा पैसा हमने बैंक में जमा कराया तो मेरी एसेट है, यस। लेकिन बैंक, वो पैसा जो बैंक के पास में पड़ा है अभी, क्या वो बैंक की एसेट है या बैंक के लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी। तो बैंक उस लाइबिलिटी को दो पार्ट में जो है वो डिवाइड करता है। बैंक बोलता है इनमें से कुछ लाइबिलिटी जो है वो तो है मेरी डिमांड लाइबिलिटी, मतलब ये वो लाइबिलिटी जो जब कभी भी पब्लिक बोलेगी मुझे वो मैच्योर करके देना पड़ेगा। सेविंग अकाउंट के अंदर जो आपका पैसा पड़ा है, आप जब भी मांगोगे बैंक से, क्या बैंक मना करेगा, नहीं सर, हमेशा हमको जो है वो देगा। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिमांड लाइबिलिटी। जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, जिसको बोलते हैं कासा, इसको पूरा का पूरा जो है हम क्या बोलते हैं, कासा, CASA, कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो पब्लिक का पैसा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के अंदर जो पड़ा है बैंक के पास में, तो वो जो है वो है डिमांड लाइबिलिटी। डिमांड लाइबिलिटी मतलब करंट अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा आप कभी निकाल सकते हो, यस। सेविंग अकाउंट में जब जो भी पैसा पड़ा वो आप कभी निकाल सकते हो, यस। तो इसको बोलते हैं डिमांड लाइबिलिटी। जब कभी भी पब्लिक क्या करेगी, डिमांड करेगी कि मेरा पैसा वापस दो, तो बैंक को वो पैसा क्या करना पड़ेगा, मैच्योर करना पड़ेगा, वो पैसा वापस देना पड़ेगा। दिस इज नोन एज द डिमांड लाइबिलिटी। एक होते हैं टाइम लाइबिलिटी, जैसे FDRD, फिक्स डिपॉजिट हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। ये पैसा जो आम जनता ने क्या किया, अपना एक बैंक अकाउंट ओपन किया। मान लो आपने, मिस्टर एक्स है, और मिस्टर एक्स ने जो है अपना बैंक अकाउंट जो है वो क्या किया, ओपन किया, ठीक है, और एक FD अकाउंट खोल लिया और FD कर लिया 3 साल के लिए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये, क्या 3 साल से पहले क्या मिस्टर एक्स जो है वो अपने बैंक से पैसा निकाल सकता है? एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस हो तो निकाल सकता है, लेकिन जनरली नॉर्मल रूल के हिसाब से क्या निकाल सकता है? नहीं। मतलब उसने अगर 3 साल के लिए FD करा दिया तो वो पैसा अब क्या बैंक को, यहां पे बैंक श्योर है कि 3 साल तक ये पैसा मेरा हो गया, यस और नो? यस। तो ये जो लाइबिलिटी है जो बैंक के पास में आई है, मतलब वो पैसा जो बैंक के पास में आया FD के नाम का, RD के नाम का, तो ये है बैंक के लिए टाइम लाइबिलिटी। टाइम लाइबिलिटी मतलब ये वो लाइबिलिटी है जो कुछ समय के बाद में, एक परफेक्ट टाइम पीरियड रहेगा, उस टाइम के बाद में हमको मैच्योर करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टाइम लाइबिलिटी। क्या बोलेंगे? टाइम लाइबिलिटी। तो बैंक के पास में पैसा कहां से आएगा? RBI से भी आ सकता है। बैंक अगर चाहे तो RBI से लोन दे सकता है। बैंक जब RBI से लोन लेने जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए तो किस रेट से मिलेगा? रेपो से। लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेने जाएगा तो किस रेट से मिलेगा? बैंक रेट। फिर बैंक जो है वो पब्लिक से भी जो है वो पैसा जमा करवा सकता है। पब्लिक जो है वो बैंक के अंदर पैसा जमा करेगी। पब्लिक ने जो बैंक के अंदर पैसा जमा किया वो बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। और बैंक उसको बोलता है क्या बोलता है? NDTL।
क्या बोलते हैं? एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी कौन सी होती है? कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। और जो टाइम लायबिलिटी है वो कौन सी होती है? एफडीआरडी। और एक और भी होता है ऑप्शन बैंक के पास में, बैंक को अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत है, एक दिन के लिए या मैक्सिमम 14 दिन के लिए, मतलब 15 दिन के लिए अगर बैंक को पैसा चाहिए तो बैंक अदर बैंक से भी पैसा ले सकते। जैसे कोटक बैंक है तो कोटक को अगर इमीडिएट जो वो रिक्वायरमेंट पड़ गया पैसे का तो कोटक एसबीआई को भी अप्रोच कर सकता है कि मुझे पैसा दो, और क्या एसबीआई लोन दे देगा? यस। अब इसको बोलते हैं इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। बैंक टू बैंक जो ट्रांजैक्शन हुई है ना, इसको क्या बोलते हैं? इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। ये वो ट्रांजैक्शन जो बैंक टू बैंक होती है, ठीक है ना। और इस पैसे को बोलते हैं कॉल मनी। जब एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक से जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा जो है वो उधार के तौर पे लेता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉल मनी। क्या बोलेंगे? कॉल मनी। ये होती है किसके लिए? शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए। ये जनरली क्या होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो क्या रहेगा? 1 से लेके 14 दिन, या फिर ओवरनाइट से फोर्टनाइट बोलते हैं इसको। 15 दिन को बोलते हैं फोर्टनाइट, ठीक है ना। द मनी दैट इज लेंट फॉर 1 डे। अब जो पैसा एक दिन के लिए जो है वो क्या किया गया? उधार लिया गया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉल मनी। और जो पैसा एक दिन से ज्यादा के लिए जो है वो उधार लिया गया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? नोटिस मनी। क्या बोलते हैं? नोटिस मनी। तो कोटक के पास में एक ऑप्शन और है पैसा इकट्ठा करने का, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? क्या बोलते हैं? अदर बैंक से पैसा वो ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं कॉल मनी, ठीक है ना। तो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन जो भी है, बैंक टू बैंक की जो ट्रांजैक्शन होती है, तो वहां पे जो है वो आता है बीच में क्या? कॉल मनी। क्या आएगा? कॉल मनी। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए बेसिकली ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस। मैक्सिमम 15 दिन का इसका जो है मैच्योरिटी पीरियड रहेगा, ठीक है जी। अब जो पैसा सिर्फ एक दिन के लिए उधार के तौर पे लिया गया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉल मनी। और जो एक से ज्यादा दिन के लिए लिया गया, 14 दिनों तक, 1 से लेकर 14 दिनों तक के लिए जो पैसा उधार लिया जाता है, एक बैंक दूसरे बैंक से लेता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? नोटिस मनी। क्या बोलेंगे? नोटिस मनी। तो यहां पे हमको जो है वो क्या बात मालूम पड़ी कि जो हमारा ये बैंक है, जो कोटक बैंक है, इसके पास में जो है पैसा रिसीव करने के कितने ऑप्शन है? 3। एक तो है कहां से? आरबीआई से, एक है कहां? आम जनता से, और एक है क्या? अदर बैंक से। अब ये पैसा जो कोटक के पास में टोटल आ गया, अब कोटक इस पैसे को जो है वो क्या करेगा? अब इसको जो है वो क्या करेगा? कोटक दो जगह पे यूज कर सकता है, लैंडिंग भी कर सकता है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। और एक तीसरा ऑप्शन और है, ऑप्शन नहीं है, एक तीसरी रिक्वायरमेंट और है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? रिजर्व के तौर पर रखना। क्या करना? रिजर्व के तौर पे रखना। तो अब कोटक के पास ये जो पैसा आ गया, कोटक के पास में जो है वो पैसा आ गया, इस पैसे को कोटक क्या करेगा? सबसे पहले तो हमारी कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि कोटक को जो भी उसके पास में एनडीटीएल आई, एनडीटीएल का मतलब फुल फॉर्म जो है वो क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इस एनडीटीएल का एक पोर्शन कोटक को क्या करना पड़ेगा? रिजर्व के तौर पे रखना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? रिजर्व के तौर पे रखना पड़ेगा। अब आरबीआई ने जो है वो बैंकों के लिए जो है वो कुछ रेगुलेशन जारी किया, और ये बोलते हैं जो भी पैसा आपके पास में आता है, ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा पैसा आप आगे उधार के तौर पे दे दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके पास में जो भी लायबिलिटी आई है, जो भी एनडीटीएल आई, आपको उसका एक पोर्शन जो है वो अपने पास रखना पड़ेगा लिक्विड फॉर्म में, और एक पोर्शन आपको हमारे पास में बोले तो आरबीआई के पास में जमा करवाना पड़ेगा। किसमें? कैश फॉर्म में। तो वो क्या है? तो आइए देखते हैं। अब बैंक के पास जो भी पैसा है, तो बैंक उस पैसे को जो है वो क्या करेगा? सबसे पहले तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, अपनी एनडीटीएल का एक पोर्शन जो है वो आपको रिजर्व के तौर पे रखना पड़ेगा। एक पैसा तो रखना पड़ेगा अपने पास, उसको बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और एक जो आपको अपनी एनडीटीएल का एक पोर्शन जो आपको सेंट्रल बैंक के पास में कैश के तौर पे रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। क्या बोलेंगे? सीआरआर इज अ कैश रिजर्व रेशियो। ये दोनों जो हैं, ये दोनों सीआरआर और एसएलआर, ये हमारी क्या है सर? इनको बोलते हैं हम लोग क्या? स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो। मतलब ये वो पैसा है, ये लीगल, जो लीगली आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा? रिजर्व के तौर पे अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यहां तक ओके? क्या बोलो? यस सर। तो ये क्या क्या है? एक तो है सीआरआर और एक एसएलआर। तो अपनी एनडीटीएल, मान लो आपकी एनडीटीएल जो है वो कितनी आ गई है? 100। तो इसका एक पोर्शन सीआरआर के तौर पे रखना पड़ेगा, मान लो 4% है, और एक पोर्शन एसएलआर के तौर पे रखना पड़ेगा, मान लो 16% है। तो 100 में से 4%, तो मतलब 4 रुपए आपको जमा करना पड़ेगा कहां? आरबीआई पे, और 100 रुपए का 16% जो है वो आपको अपने पास हमेशा रखना पड़ेगा। कितना? 16 रुपए। तो बाकी अब जो बच गया कितना? 80। अब इस 80 को ध्यान देना, अब इस 80 रुपए को आप जो है वो क्या कर सकते हो? आगे यूज कर सकते हो लैंडिंग के लिए।
किसके लिए? लैंडिंग के लिए। तो बेसिकली सबसे पहले ये आ गया, बैंक के पास में जो भी पैसा जो है वो आएगा, बैंक उस पैसे को जो है वो क्या करता है, उसको अपने पास में एक्सेप्ट करेगा और फिर उसका एक पोर्शन तो बैंक को पहले जो है वो क्या करना पड़ेगा, रिजर्व के तौर पर रखना पड़ता है। रिजर्व के तौर पर दो जगह पे, या तो कुछ पैसा खुद के पास, कुछ पैसा खुद के पास लिक्विड फॉर्म में, और कुछ पैसा जो है वो आरबीआई के पास। ये सब जो है वो आगे चैप्टर 3 में पढ़ेंगे कितना कितना रखना पड़ता है। अब एक एग्जांपल के तौर पर बताया, अपनी टोटल एनडीटीएल का एक पोर्शन आपको आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, और अपनी एनडीटीएल का एक पोर्शन बैंक को अपने पास में जो लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यहां तक ओके जी सर। अब इसके बाद जो बैंक के पास में बच गया, 100 में से 20 रुपए तो यहीं चले गए, तो बच गए कितने? 80। अब बैंक इस 80 रुपए को जो है आगे क्या करेगा? लैंडिंग करेगा। अब जब बैंक इसको आगे लैंडिंग करेगा तो आरबीआई ने यह बोल दिया कि जब आप इसको लैंडिंग करोगे तो इसका एक पोर्शन आपको पीएसएल को देना पड़ेगा। मतलब 80 रुपए अब आपको आगे जो है वो क्या करनी, लैंडिंग करनी है, तो इसका कम से कम 40% आप जो है वो उधार दोगे पीएसएल को, प्रायोरिटी सेक्टर को। किसको? प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर बेसिकली क्या, लाइक एग्रीकल्चर वाला हो गया, आर्टिशंस हो गए हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इनको आपको देना पड़ेगा। अब देखो, बैंक तो ये चाहेगा ना कि मैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को दूं, क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है वो अच्छा इंटरेस्ट पे करने के लिए विलिंग रहेंगे, और एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर लोन देंगे वो आपको सस्ते रेट पे देना पड़ेगा। लेकिन देखो, अगर सारा पैसा आपने इंडस्ट्रीज को दे दिया तो प्राइमरी इंडस्ट्री तो हमारी खत्म हो जाएगी, जो प्राइमरी सेक्टर तो खत्म हो जाएगा, और प्राइमरी खत्म हो गया तो सेकेंडरी वाला काम ही कैसे करेगा? ये सब हमने अपने आईबी के अंदर पढ़ा भी था, चैप्टर नंबर 8 में आपको मैंने बताया था कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी सेक्टर जो काम करता है उसका जो फिनिश गुड्स निकलता है वो सेकेंडरी के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे होता है। अगर प्राइमरी ही खत्म हो गया तो सेकेंडरी ऑलरेडी खत्म हो गया, और फिर टर्शियरी क्या करेगा? सर्विस सेक्टर बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी को क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर प्राइमरी सेकेंडरी रहे नहीं तो सर्विस इंडस्ट्री भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसीलिए जो है वो क्या किया गया, बैंकों को जो है एक निर्देश दिया गया और ये बोला गया कि आप अपने इच्छा से जो है वो किसी भी पर्सन को जो है वो फंडिंग नहीं कर सकते। जो भी आपके पास में फंडिंग करने के लिए पैसा बचेगा उसका 40% एटलीस्ट आपको जो है वो पीएसएल को देना पड़ेगा, दैट इज अ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। उसके अलावा जो रहेगा वो आप आगे जो है वो नॉर्मल किसी भी पर्सन को उधार के तौर पे दे सकते हो। तो जैसे अब आपके पास बचे कितने थे? 80 रुपए। कितने बचे? 80। अब इस 80 का 40% तो कितना हो गया? 32 रुपए। कितना? 32। ये 32 तो आप जो है वो क्या करोगे? पीएसएल के तौर पे प्रायोरिटी सेक्टर देना पड़ेगा, और रिमेनिंग जो रह गया 80 में से 32 गए, 80 में से 32 के तो रहेंगे कितने? 48। ये 48 रुपए जो है वो आप किसी भी पर्सन को, चाहे आप इंडस्ट्रीज को, चाहे होम लोन के तौर पे, चाहे कार लोन के तौर पे, आप जो है वो लेंडिंग कर सकते हो, लैंडिंग कर सकते हो। तो पब्लिक के पास, पब्लिक से जो भी पैसा हमारे पास एक्सेप्ट हुआ था उस एनडीटीएल का एक पोर्शन तो हमने पहले रिजर्व के तौर पे रखा, फिर एक पोर्शन जो है हम आगे पब्लिक को लैंडिंग करेंगे। लैंडिंग जो करेंगे तो लैंडिंग के लिए पहले बता दिया क्या, प्रायोरिटी सेक्टर के लिए बोल दिया। अब प्रायोरिटी सेक्टर को लैंडिंग करना पड़ेगा। देश में जो भी कमर्शियल नेचर का बैंक है, डोमेस्टिक बैंक हो चाहे फॉरेन बैंक हो, उनके लिए पीएसएल का रेट जो है वो कितना है? 40% है। कितना है? 40। लेकिन आरआरबी की अगर बात करता हूं, रीजनल रूरल बैंक जो है उनको पीएसएल कितना बोला गया? 75। देखो आरआरबी खुलते ही कहां है? रूरल एरिया में। तो वहां पे तो जनरली वो किसके लिए बनाए गए हैं? तो वो जो हमारे लोअर क्लास वाले लोग हैं उनको, उनकी नीड को कैटर करने के लिए बनाया गया। तो उनको बोल दिया कि 75 आरआरबी, तुम जो फंडिंग करोगे, तुम जब पैसा उधार दोगे तो तुम 75% पैसा किसको दोगे? पीएसएल को दोगे। ठीक है ना, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तौर पे दोगे। ठीक है ना। तो उसके अलावा जो बचेगा वो आप अदर लैंडिंग कर सकते हो। अब जो पैसा आपके पास में है उसको आप लैंडिंग के तौर पे यूज कर सकते हो, और उसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो क्या है तो बता दिया। बैंक जब भी अपना पैसा जो है वो कहीं पे क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा, तो उस इन्वेस्टमेंट को बैंक जो है वो क्या करेगा? क्लासिफाई करके बताना पड़ेगा। बैंक के लिए जो है वो बोल दिया कि आप जब भी पैसा जो है वो क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे, तो इन्वेस्टमेंट को जो है वो आप अलग से जो है वो क्या करोगे? क्लासिफाई करोगे। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाई करना पड़ेगा। अब क्लासिफाई 3 पार्ट में करेंगे, एचटीएम, एचएफटी और एएफएस। अब ये 3 तरह की सिक्योरिटी है बेसिकली। एचटीएम जो है वो क्या है? हेल्ड टू मैच्योरिटी, मतलब वो सिक्योरिटी जो आपने किसी ऐसी सिक्योरिटी में पैसा जमा करवाया, किसी ऐसी सिक्योरिटी के अंदर पैसा आपने क्या कर दिया? लगा दिया, जिसमें अब आपका मूड ये है कि आप उसको मैच्योरिटी तक अपने पास में क्या करोगे? होल्ड करोगे। उस सिक्योरिटी को अलग से दिखाना पड़ेगा। किस कैटेगरी में? होल्ड टिल मैच्योरिटी, होल्ड टू मैच्योरिटी या होल्ड टिल मैच्योरिटी, मतलब ये वो सिक्योरिटी है जिनको मैं इनके मैच्योरिटी पीरियड तक क्या करूंगा? होल्ड करूंगा। एक है एचएफटी, अगर आपने किसी ऐसी सिक्योरिटी के अंदर पैसा लगा दिया जहां से आपका मेन पर्पस है शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल गेन कमाना, तो उसको बोलते हैं हेल्ड फॉर
ट्रेडिंग, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। और एक होता है अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी कौन सी होती है? जो आप आज ही जो बेचने के लिए क्या इच्छुक हो, उसको बोलते हैं एएफएस। तो बेसिकली बैंक जब भी जो है वो क्या करेगा, कोई भी पैसा बैंक ने अगर इन्वेस्ट करना है तो बैंक अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन तरह से जो है वो क्या करेगा, बाइफरकेट करके शो करेगा। एक है एचटीएम, जो सिक्योरिटी मतलब जो इन्वेस्टमेंट आप उनकी मैच्योरिटी तक होल्ड करोगे वो है होल्ड टिल मैच्योरिटी। जो इन्वेस्टमेंट आपने होल्ड करके सिर्फ किसके लिए, शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट के लिए, वो है एचएफटी, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। और जो एक होती है एएफएस, अवेलेबल फॉर सेल, ये बेसिकली जो है वो क्या होती है, जो इन्वेस्टमेंट आपने जो है आपने क्या करके सेल के लिए अवेलेबल करवा रखी है। बेसिकली आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था किसी सिक्योरिटी में, और वो सिक्योरिटी आप आज ही जो भी करंट रेट चल रहा है उस पर बेचना चाहते हो, जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर बेचने के लिए आप क्या हो, तैयार हो, तो उस सिक्योरिटी को बोलते हैं एएफएस, अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है। अब एचटीएम को तो आप शो करोगे किस पे, कॉस्ट पे, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करोगे। और जो एचएफटी और एएफएस है उनको आपको शो करना पड़ेगा किस पे, फेयर वैल्यू पे। किस पे, फेयर वैल्यू पे। तो यहां पे बता रखा है देखो, एचएफटी होल्ड फॉर ट्रेडिंग वाली जो सिक्योरिटी होती है ना, एचएफटी, जिसको आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए कमाया, तो बोलते हैं एचएफटी सिक्योरिटी आर बॉट और सोल्ड फॉर द सोल पर्पस ऑफ रियलाइजिंग ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो एचएफटी सिक्योरिटी है उसको हम लोग जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाने के लिए। और जो एएफएस वाली होती हैं, अवेलेबल फॉर सेल, इनको जनरली हम अपने फाइनेंशियल पोजीशंस को जो है वो क्या करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए होल्ड करते हैं। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना आप ध्यान रखिएगा एक बार कि एक होती है एचएफटी, एक है कौन सा, एएफएस, और एक है होल्ड टिल मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं एचटीएम। ओके जी। तो ये था टोटल फंक्शनिंग। बैंक के पास से पैसा जो है वो आया तीन जगह से, आरबीआई से भी पैसा आ सकता है, पब्लिक से भी और अदर बैंक से भी। ये पैसा जो भी बैंक के पास में आएगा, बैंक उस पैसे को जो है वो आगे क्या करेगा, बोलो सर। उस पैसे को बैंक सबसे पहले तो क्या रिजर्व के तौर पे रखना पड़ेगा, सीआरआर एसएलआर में। दूसरा जो है वो लेंडिंग कर सकते हैं किसको, पब्लिक को। और तीसरा जो है वो क्या, बैंक उस पैसे को जो आगे इन्वेस्ट भी कर सकता है। ओके जी सर। तो ये है सारा बैंक का प्रोसीजर, समझ में आया, बोलो जी सर। बेसिक चीजें हैं जो हमने आज पढ़ी। अब एक बार यहां पे आ जाओ। बैंक क्या है आपको मैंने बता दिया, बैंक वो है जो क्या करता है, बैंकिंग करता है। और बैंकिंग क्या है, बैंकिंग वो जो अभी हमने सारा तामझाम पढ़ा, लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना, फिर लोगों को पैसा उधार के तौर पे देना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैंकिंग। क्या बोलते हैं, बैंकिंग। ओके। अब आओ एक बार के लिए, अब ये एनडीटीएल है, थोड़ा एक बार रीडिंग कर लेना आपको। लेकिन मैंने बता दिया, एक होता है डिमांड लायबिलिटी, एक है टाइम। डिमांड लायबिलिटी कौन सा, मतलब देखो बैंक के पास में जब भी कोई पैसा जो है वो क्या होगा, जमा के तौर पे आएगा, तो बैंक के लिए वो क्या है, लायबिलिटी है। यस और नो, यस सर, बैंक के लिए तो वो लायबिलिटी है। अब बैंक उस लायबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक होता है डिमांड लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी कौन सी, जो जब कस्टमर बोलेगा बैंक को वो पैसा मैच्योर करके देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डिमांड लायबिलिटी। एक होती है टाइम लायबिलिटी, मतलब जो जब कस्टमर बोलेगा बैंक उससे मैच्योर नहीं करेगा। जो लायबिलिटी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है, 2 साल 3 साल, 3 साल के बाद ही वो पैसा मैच्योर करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टाइम लायबिलिटी। क्या बोलेंगे, टाइम लायबिलिटी। तो ये एक बार आप रीडिंग करना, ठीक है। अब इधर आ जाओ, एक बार थोड़ा पढ़ते हैं बैंक के बारे में। द टर्म बैंक इज बीइंग यूज्ड सिंस लॉन्ग टर्म बट देयर इज नो क्लियर कंसेप्शन। लेकिन आज तक ये नहीं पता कि बैंक वर्ड जो है वो शुरुआत कहां से हुआ, ठीक है। ओरिजिन जो है ये आपका ग्रीक वर्ड था बेंची, वहां से जो वो लिया गया, जिसका मतलब जो है वो बेसिकली जो है वो क्या होता है, बैंकिंग। क्या है, बैंकिंग। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहला जो बैंक था उसका नाम क्या है, कासा डी सैन जियोर्जियो इज द फर्स्ट बैंक था, जिसको 1148 के अंदर जो है वो क्या किया गया, एस्टैब्लिश। पहला पब्लिक सेक्टर का जो बैंक बनाया गया 1157 में, उसको बोलते हैं बैंक ऑफ वेनिस। ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो बोलते हैं बैंक क्या है, बैंक रेफर टू कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो डील करता है किसके अंदर, पैसे के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैंक। द इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट, ये जो बैंक होता है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल एंड गिव लोन टू दोस हु आर इन नीड। बिसाइड डीलिंग इन मनी, पैसे में डील करने के अलावा बैंक जो है आजकल और भी कई सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, लाइक क्रेडिट को क्रिएट करना, एजेंसी जॉब करना, जनरल सर्विस प्रोवाइड करना आम जनता को, ये सब। बैंक देयरफॉर इज सच एन इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, गिव लोन, क्रिएट क्रेडिट एंड अंडरटेक एजेंसी वर्क। बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डील करता है विद डिपॉजिट एंड एडवांसेस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। इट रिसीव मनी फ्रॉम दोज हु वांट टू सेव इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एंड इट लेंड मनी टू दोज हु नीड इट। तो ये क्या करता है, ऐसे लोगों से पैसा एक्सेप्ट करता है जिनके पास में पैसा पड़ा होता है, और जिनको पैसे की नीड होती है ऐसे लोगों को पैसा प्रोवाइड करने का काम करता है। यही मेन फंक्शन होता है किसका, बैंक का। ओके जी।
आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहां पे दे रखे हैं, देखो सबसे पहले जो है वो क्या है, बैंक डील करता है किसमें, पैसे में, यस। बैंक इंडिविजुअल फॉर्म में, फर्म या कंपनी तीनों में हो सकता है, लेकिन आज के डेट में अगर बात करें तो अपने इंडिया के अंदर बैंक जो है वो ओनली किस फॉर्मेट में होगा, कंपनी फॉर्मेट में। बैंक जो है वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, यस। एडवांस के तौर पे पैसा प्रोवाइड करता है, यस। पेमेंट एंड विड्रॉल्स जो है वो फैसिलिटी दोनों प्रोवाइड करवाता है, यस। एजेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, एजेंट के तौर पे आपके बिहाफ पे भी काम करता है, और आपको यूटिलिटी सर्विसेज लाइक आपका लोकर फैसिलिटी हो गया, ये सब भी आपको प्रोवाइड करवा रहा है। बैंक जो है वो प्रॉफिट एंड सर्विस ओरिएंटेशन दोनों काम होता है। बैंक जो है वो प्रॉफिट मेकिंग जो है बेसिकली प्रॉफिट के लिए जो क्या करता है, काम करता है, और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। बैंक एक एवर इंक्रीजिंग फंक्शन है, यस। बैंक क्या करता है, एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन किसमें, बोरोविंग में एंड लेंडिंग में। और बैंक जो बेसिकली क्या करता है, बैंकिंग बिजनेस के अंदर क्या है, एंगेज है। और बैंक को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके नाम के साथ में बैंक वर्ड, बैंकर वर्ड या बैंकिंग वर्ड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके जी सर, तो ये था अपना बेसिक बैंकिंग का। एक बार आप इतना कीजिए। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर आप पहले पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। अगली क्लास में हम लोग पहले पढ़ेंगे फंक्शन के बाद फिर हम पूरा का पूरा टाइप ऑफ बैंक पढ़ेंगे, और फिर हम लास्ट में जो है वो पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो आज अभी हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिया, अगला दूसरा तीसरा और चौथा लेक्चर, ये सारा का सारा टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फंक्शन एंड टाइप के बारे में। और फिर फिफ्थ लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री और नेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में। ओके जी सर, तो अभी के लिए आप जो है हमने जो बेसिक टॉपिक आज हमने जो है वो कवर किया कि बैंक क्या होता है, बैंकर क्या होता है, और बैंकिंग कंपनी जो क्या होती है, और बैंक जो बैंकिंग करता है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो बेसिक आपको मैंने करवा दिया। ओके जी, जो भी नोट्स मैंने यहाँ पे यूज करे हैं बेसिकली जो हैंडी टन है वो सब टेलीग्राम के ऊपर मैंने जो उसका पीडीएफ डाल दिया, एक बार आप वहां से देख लीजिएगा। ओके जी, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है वो भी बताइएगा। और अगर आप लोग जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर 2023 एनटीए के लिए, तो आप हमारा ऑनलाइन बैच ले सकते हैं, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार के लिए इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।